सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित है, सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। फिर के तिवारी हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। कोमल बालवानी जी हमारे समवाय की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। रितु जैन जी समवाय के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा भी शायद कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। रमेश कुमार जी ने ज्वाइन किया, वो उनका स्वागत है। शायद अनीता जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था आयुर्वेदिक, लेकिन फिर पुनः आयुर्वेदिक हम लोग आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं हम लोग। शेयर हो रहा है ये? यस सर। हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये हार्ट का है, और क्योंकि धन्वंतरी पर प्रश्न बहुत से आ रहे हैं और हमें स्टूडेंट्स ने बताया कि वर्चुअली वो क्वेश्चंस को आगे उससे समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत से धन्वंतरी के जो प्रश्न है वो उससे सॉल्व होंगे। और आगे जो इसके चैप्टर 3 है उसमें प्रोटोकॉल्स भी दिए हुए हैं। तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं, समय का अभाव है। 23 तारीख को हम लोग खत्म कर रहे हैं, 21 तारीख को हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं सेमेस्टर 4। तो ये प्रवाह तंत्र, ये हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि ब्लड क्या है। ब्लड ऐसा है हमारा टिश्यू जो हमारे लिए कहीं ना कहीं आवश्यक है न्यूट्रिएंट्स के लिए। वो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और प्लस जो भी हमारी एनर्जी पैदा होती है उसके लिए इसी के माध्यम से ऑक्सीजन जाती है वो, और उसके बाद ऊर्जा बनती है, ब्लड बनता है, वो ऊर्जा बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। 3 चीज बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये फंक्शन होता है। तो प्रवाह तंत्र कहा गया इसको। तो प्रवाह तंत्र में क्या है, वाहिनियां, अब आप हिंदी वाला समझिए वहां पर, तो वेसल्स, जो हमारी वेसल्स हैं और जो भी कैपिलरीज हैं, उन सब का जाल बिछा हुआ है। तो हम लोग क्या उसमें करते हैं पूरे शरीर में, तो तरल यानी कोई भी लिक्विड, कोई भी रक्त और कोई भी लिम्फ इन्हीं से निकलते हैं, यानी इन्हीं के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो ये सभी कोशिकाओं को, यानी सभी सेल्स को, सभी टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करता है। और दूसरी ओर क्या करता है, जब ये जाता है ट्रांसपोर्टर के हैसियत से, तो वहां पर जा करके सेल में, और उसके सेल में जो भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या कोई और चीज है जो हमारी वेस्टेज है, उसको ले आता है और ला करके फिर हार्ट को दे देता है। फिर वो चला जाता है सिस्टम में और वो शुद्ध हो जाता है। दूसरी ओर उत्सर्ग वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है और उसको बाहर कर देता है। यही उसका कंसेप्ट है। तो यानी इसमें क्या है, 2 तरह के हैं, 2 भागों में बांट दिया इसको। एक तो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और हार्ट है, जो हमारा जो रक्त जो प्रवाहित होता है। दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। तो इसमें आर्टरीज का मतलब हुआ जो हार्ट से शुद्ध रक्त लेके जा रही वो आर्टरीज, जो अशुद्ध रक्त लेके आ रही वो वेन्स, और हार्ट हमारा पंप है जो हमारा फंक्शन कर रहा है, जो इसको कंट्रोल कर रहा है, समझ लीजिए फंक्शन के माध्यम से, मतलब पंपिंग के माध्यम से। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसी के पैरेलल चलता है। तो न्यूट्रिशन सिस्टम के अगेंस्ट में 2 सिस्टम हमारे हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारा भी क्या है, ये वर्चुअली वेस्टेज सिस्टम का पार्ट है। जो वेस्ट हुआ वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से आता है, और ये सिंगल वाला एक तरफ, वन डायरेक्शनल है। जैसे धमनी ऊपर से या हार्ट से बाहर की ओर गई, शरीर की ओर गई, शिराएं शरीर से हार्ट की ओर गई, ये 2 वे है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम की ओर 1 वे है, यानी शरीर से वो हार्ट की ओर जाता है। तो इसलिए सिंगल सिस्टम है, वन वे सिस्टम है।
दो भाग इसमें कह दिया हम रक्त, जो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में दो भाग कर दिया। तो हृदय और रक्त वाहिनियां हृदय से मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के माध्यम से ये जाती हैं। और तो इसमें क्या किया, हृदय हृदय को सेंट्रल हार्ट कह दिया, और रक्त वाहिनियों को, क्योंकि सेंट्रली माने बीच में है इसलिए सेंट्रल हार्ट कह दिया, तो ये केंद्रीय वाला हो गया। और पेरिफेरल हार्ट माने उनको कह दिया जो उसके और हमारी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, उनको हम लोगों ने दो भागों में बांट करके पेरिफेरल हार्ट कह दिया। समझने की दृष्टि से समझिए, हार्ट क्या है। हार्ट जो है, इसको कहा गया कि विशिष्ट क्या, सबसे बड़ा क्या है, जो यही सब ब्लड सर्कुलेशन का सबसे बड़ा अंग है, विशिष्ट है ये। और यहीं पर क्या होता है, रक्त वाहिनियां यानी ये ब्लड वेसल्स हैं, ये शुद्ध रक्त लेकर शरीर को जाती हैं। और जब शरीर में जो भी वेस्टेज होते हैं उनको लाने के बाद अशुद्ध रक्त जिसको हम बोलते हैं, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलते हैं। तो वो उसमें ऑक्सीकृत नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, तो अशुद्ध रक्त उसको बोलते हैं, वो लाती है। फिर पोषक तत्व रक्त से ही रक्त में मिले होते हैं। होता क्या है कि हार्ट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पोषक तत्वों को लाता है, और उन सबको हम लोग कैपिलरीज में हम लोग का रक्त बनता है। और सब जो ब्लड वेसल्स, जो ब्लड के वो होते हैं तीनों कण होते हैं, जो वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये हमारा बोन मैरो से बनते हैं, और उसको वो भी आकर के वेसल्स में आ जाते हैं और यही पर रक्त बनता है। तो हमेशा ये प्रश्न हमेशा वो आता है कभी कभी कि रक्त बनता कहाँ है, तो वो ब्लड वेसल्स में बनता है, कहीं और नहीं बनता। ठीक, वो सारे पोषक तत्व आ जाते हैं, सारी चीजें आगे वही रक्त बन जाता है। तो हृदय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, हम लोग बता रहे जानते हैं कि लंग्स में जाता है। लंग्स में गया और लंग्स में उसमें ऑक्सीजन आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वो उसने फेफड़ों को ट्रांसफर कर दिया, फेफड़ों ने बाद में उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर ये शुद्ध रक्त हो गया, जब ऑक्सीकृत जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा आ गया। इसका रंग हम लोग जानते हैं, इसका रंग स्कारलेट रेड है। शुद्ध रक्त का रंग स्कारलेट रेड, और जब अशुद्ध हो जाएगा तो उसका रंग क्या होगा, पर्पल रेड। पर्पल रेड, ठीक है। इतना हम लोग जानते रहे क्योंकि हम लोग वहां पढ़े, बीएचबी में पढ़ा हम लोगों ने। तो रक्त वाहिनियां वितरण और संग्रहण के काम में हृदय की सहायता करती है। नेचुरली जब आप कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, तो वो ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद अगर कैपिलरीज अगर फट जाए तो नेचुरली नहीं जा पाएगा। तो रक्त वाहिनियां, वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह जितनी हैं वो सहायता करती हैं, और फिर उसको ला करके और अंत में फिर पूरे रक्त को मतलब ऊपर से नीचे करती रहती है, और 0.8 सेकंड में ये पूरे शरीर का एक चक्कर लगा लेती है। अब ये स्थिति क्या है, 120 मिलीग्राम इसको माना है ना, उनको मात्रा इसकी है, मिलीग्राम होगा। तो ये आउंसेस का तो वो माना है कि हृदय समाई माने उसकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी उसमें है, तो उसमें 120 मिलीग्राम ये माना है उसको। हृदय भीतर से खोखला है, नेचुरली खोखला है क्योंकि उसमें केवल चैम्बर्स बने हुए हैं और मांसपेशियों से निर्मित है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। और मस्कुलर ऑर्गन हम लोग बिना जिन मांसपेशियों से निर्मित है वे सब अलग है। इसको हम लोग कौन से रखते हैं उसमें, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? ये इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल्स है, लेकिन कार्डियक मसल्स है, ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है, स्पेशलाइज्ड मसल्स है ये। मतलब कार्डियक मसल्स सबके अलग, क्योंकि इसमें सिंक्रोनाइजिंग की अधिक क्षमता होता है, एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसमें सारी चीजें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा जुड़ा हुआ है, एक साथ सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साथ एक्सपेंड करेंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए सबको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइज कहा गया है इसको। हृदय की स्थिति हम जानते हैं कि दाएं और बाएं मतलब दोनों लंग्स के बीच में, और डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम उसके नीचे, डायफ्राम से ऊपर होती है हृदय की। अब इसका आकार कुछ कोनिकल होता है। कोनिकल माने नीचे की तरफ, जो अगर कोन में
आपको ऊपर शंख वो देखें, नॉर्मली कोन क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे बना होता है और ये आधार बेस नीचे चौड़ा होता है, ऊपर कोन पतला होता है। लेकिन इसमें उल्टा थोड़ा सा होता है, इसमें कोन नीचे की तरफ होता है, कोनिकल होता है तो नीचे की तरफ वो है और बेस इसका ऊपर होता है। हृदय का ऊपरी भाग पूरा चौड़ा है जिसको बेस ऑफ द हार्ट कहलाता है, नीचे नुकीला है जिसको एपेक्स ऑफ द हार्ट कहते हैं। तो नीचे वाला जो है एपेक्स ऑफ द हार्ट है। ये थोड़ा सा लेफ्ट टाइप में टिल्ट होता है, इसलिए हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि हृदय बाई तरफ। जब हम लोग कभी कहते हैं कि हम हृदय से बोल रहे हैं तो हम लोग बाई तरफ हाथ रख लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि वर्चुअली हम हृदय हमारा बाई तरफ है, ये हम, लेकिन थोड़ा सा झुका है इसलिए उसको हम लोग बोल देते हैं थोड़ा सा लेफ्ट टाइप, लेफ्ट टिल्टेड है। अब ये इसको जो लोकेशन इसकी है छठवीं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेफ्ट रिब्स के बीच में इसको है, यहां तक है इसका जो एपेक्स का, जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है, इसकी स्थिति होती है। इसी स्थान पर हाथ रखने से हमको क्या हार्ट बीट मिलती है। और इसका वजन 300 ग्राम है, 10 आउंस के लगभग। ये उसका स्ट्रक्चर के रूप में, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में है, हम लोगों ने पढ़ा है और इसको हम लोग देखेंगे इस किताब में। धन्वंतरी किताब है, इस पर हम लोग अगर उसको देखेंगे तो नीचे का देखें, एपेक्स ऑफ, जिस तरह ये बेस के रूप में है और ये एपेक्स से थोड़ा सा टिल्टेड नीचे की तरफ है, इसलिए इसको दिखाया गया एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये थोड़ा सा शंकु रूप में है, कोनिकल है। जीवित अवस्था में हृदय संचरण करेगा। 3 चीजें इसमें होंगी, क्या रक्त होगा, क्या होगा सर्कुलेशन में, रक्त, हृदय और रक्त होगा। भाई रक्त भी, रक्त वही तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहा है, तो वही ट्रांसपोर्ट हो रहा है रक्त, और हृदय का पंप है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और रक्त वाहिकाएं ले जा रही है उसको। ये उसकी आकृति देखी गई है। तो आर्टरीज में देखिए एक वेसल है ना, नली की तरह है, तो नली के 3 जो में अंदर बाहर सब वो है, तो उसी का ल्यूमन, ल्यूमन माने होता है स्पेस, जो नली का स्पेस होता है उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ये ल्यूमन का अंदर ब्लैक वाला है, ये ल्यूमन है, इसलिए कि इसे भी इसके चारों तरफ आपको 3 छोटी लेयर है और ऐसे ये सराउंडेड में लेयर बनी हुई है ताकि उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। वेन्स का भी उन्होंने दिया हुआ है, उसी तरह वेन्स थोड़ा पतली होती है आर्टरीज के अपेक्षा, वही स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर आप देखिए वाल्व का है, जो नीचे से ऊपर जा रही है। जब जब आपको पैरों से मान लीजिए आप जा रहे हैं तो ये इस तरह वाल्व ओपन हो जाते हैं और ये ऊपर चला जाता है ब्लड, और ये जैसे आप ब्लड जाता है वैसे ये बंद हो जाती है, यूं बनी हुई ना, यूं बनी हुई, तो ऐसे यूं बंद हो जाएंगे, तो अपना जो जैसे ही बंद हो जाएंगी तो यहाँ पर ब्लड ऊपर से नीचे नहीं आ पाएगा। ये इस तरीका ये है, नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट हो जाती है। अब हृदय रक्त वाहिकाएं हार्ट और ब्लड वेसल्स में होकर रक्त शरीर, ठीक है, नेचुरली हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है अपना, उसके चैम्बर से उनसे पंप होकर के ब्लड वेसल्स में से जाएगा और तब जो है पूरे शरीर में चला जाएगा। तो रक्त जिस स्थान से यात्रा आरंभ करता है फिर लौट करके वहीं पर आ जाता है, ये हमेशा होता रहता है। इसी को हम लोग ये क्लोज सर्किट में, मतलब यानी इसकी कैपिलरीज जो है क्लोज्ड है, ओपन नहीं है, तो वो उसका मूवमेंट है, कैसे मूवमेंट है वो हम लोग जानते हैं। ये एक दूसरे का एक चित्र है, आप देखिए इस चित्र को तिवारी जी कई बार दिखा भी चुके हैं, वही चित्र है ये चित्र जो है क्या कर रहा है, एक तो 2 तरह का इसमें हुआ ना, एक हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी हार्ट से जो लंग्स की ओर जा रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ये आया यहाँ पर और यहाँ से गया और जाने के बाद लंग्स से सीधा हुआ और फिर वो लेफ्ट हार्ट में आ गया। हम लोग जान रहे हैं कि राइट में अशुद्ध है और लेफ्ट में शुद्ध है, तो राइट की तरफ से वो गया और फिर वहां लंग्स में गया, लंग्स में शुद्ध हुआ और वहां से फिर लेफ्ट साइड में आकर के और पूरा ये हार्ट में आ गया। अब हार्ट क्या काम करता है, जो यहाँ से उसने शुद्ध किया और अपने चैम्बर से निकला, लेफ्ट चैम्बर से, तो लेफ्ट नीचे वाले चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और पूरे शरीर में गया घूम करके और फिर आया और फिर लौट करके शरीर से लौट करके फिर हार्ट फिर आ गया। दिस इज द मूवमेंट। तो इसको इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं, और इसको हम लोग 2 सर्कुलेशन, वही उसी को बताने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत डिटेल से है, बहुत बढ़िया पढ़िएगा। अब
अगर इसको देखा जाए तो क्या कह रहे हैं कि तो शुद्ध रक्त का आधार ये, अब इन्होंने कहा कि अगर इसको देखे तो जो देखिए नीला हिंदी है, वेंट्रिकल्स कहलाती है, ऊपर एट्रियम कहलाएगी। तो नीला माने नीचे वेंट्रिकल्स, ठीक। तो वेंट्रिकल्स में देखिए वेंट्रिकल से निकलता है और उसकी यात्रा प्रारंभ होती है वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड निकलता है शरीर में घूमने के लिए और रक्त यात्रा प्रारंभ करता है। फिर वही महाधमनी आयोटा को बोलते हैं। तो महाधमनी मान आयोटा से जाएगा और पूरे शरीर में घूम कर जाएगा। फिर अब यहां पर समझ लीजिए, जो ये आयोटा है तो ये पहले थोड़ा सा निकलेगी और ऊपर की ओर उड़ेगी, ऊपर की ओर उठेगी। अब ऊपर उठेगी भी फिर ये मेहराब बनाएगी, मेहराब माने थोड़ा सा आर्क बनाएगी और आर्क बनाने के बाद फिर जाकर के और नीचे चली जाएगी। तो जो जब ऊपर की ओर उठेगी तो ये जो है पहला 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 अगर मुझे मान लीजिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूं तो मैं सोचता हूं कि मुझे खाना किसी को देने जाना है, तो मैं पहले खाना खुद खा लेता हूँ। भाई ऐसा है कि मैं खा लेता हूँ कि मुझे खाने की जरूरत ना पड़े, मुझे भी चाहिए शक्ति। तो उसी के लिए हार्ट को जो शक्ति चाहिए, हार्ट को जो ब्लड चाहिए, वो पहले ही जैसे हृदय से निकलेगा तो पहले हार्ट में चला जाएगा, हार्ट अपने ले लेगा तो एक उसका हो गया। फिर दूसरा जब यूं टर्न करेगा तो इसी से चली जाएगी ऊपर ब्रेन की तरफ, ऊपर की ओर, जो हार्ट के ऊपर ये ब्रेन और ये चेस्ट वाला भी सब पोर्शन पूरा पोर्शन है और ये ब्रेन का है। नीचे वाला जो है वो आपके एब्डोमेन और पैरों, हाथों पैरों सब में है। तो दो तरह का जो तीन होगा, पहले हार्ट, नंबर 2 ब्रेन, ब्रेन की तरफ ऊपर, और नंबर 3 बॉडी, नीचे की तरफ जो बॉडी है। तो ये तीन तरह का उसका अपनी उसका है। तो वो उसका उसी का है असेंडिंग और आयोटा। असेंडिंग माने ऊपर उठने वाला, फिर आर्क ऑफ आयोटा 2, और तीसरा होगा डिसेंडिंग आयोटा। तो तीन तरह का मूवमेंट होगा। तो एक मूवमेंट में चला जाएगा हार्ट में, दूसरे मूवमेंट में चला जाएगा ब्रेन में, तीसरे मूवमेंट में चला जाएगा बॉडी। ये अब देखिए यही महाधमनी की अधोरेखीय रूप से वही जो शुरू हुआ ना कि जो असेंडिंग वाले हुआ, उसी से क्या करेंगे लेफ्ट और राइट करनी आर्टरी वो निकलती है। और फिर महाधमनी की मेहराब से माना उसके महाधमनी की जो आर्क है उससे 3 बड़ी धमनियां फूटती हैं जो ऊपर चली जाती है। फिर अवरोही जाकर के नीचे उतरकर उदर में, मतलब एब्डोमेन में और नीचे अंगों में चली जाती है। फिर जब सेल के पास पहुंचने लगती है तो ये बिल्कुल कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है अंत में, और कैपिलरीज में जो हो गई तो कैपिलरीज में फिर आगे जाके वेन्यूल्स में हो जाते हैं। आगे वही आगे फिर जब ऐसा नहीं कि एक दूसरी, जैसे ही यहाँ पर शुद्ध होती चली अशुद्ध हो गई, तो जैसे अशुद्ध माने ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई या और अशुद्धियां आ गई, तो वैसे ही यही कैपिलरी कन्वर्ट हो जाएगी वेन्यूल्स में, फिर वेन्स में, फिर वेना कावा में, इस तरह करके। और वेना कावा को हम लोग ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, ये उसकी हिंदी है, ऊर्ध्व महाशिरा और मतलब ऊपर से आने वाली ऊर्ध्व वाली, नीचे से वाली निम्न। ऊपर की वेना कावा 2 होंगी ना, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब इधर का हार्दिकी धमनी कौन है, कार्डियक, वो कॉर्नरी, जिसको कार्डियक। तो कॉर्नरी आर्टरी क्या करती है, जब लौटेगी तो जो उसमें वेस्टेज होंगे वो फिर आकर के और कहाँ आ जाएगी, वो हार्दिकी शिरा माने वो कॉर्नरी वेन्स के रूप में आ जाएगी। और फिर राइट, देखिए हमेशा राइट एट्रियम में आना है सबको, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सबको रक्त को बाहर जाना है शरीर में। तो आना उसको कहीं भी है तो राइट एट्रियम में आना है, ये हमेशा समझिए। कोई भी ब्लड कहीं भी आएगा, जो भी वेन्स के माध्यम से आएगा वो राइट एट्रियम में आएगा, और कोई भी शरीर से शुद्ध रक्त जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, बस। तो फिर दाएं में आया, दाएं ने क्या किया, इसको नीचे वेंट्रिकल्स में भेज दिया, वेंट्रिकल से भेज दिया, फिर वेंट्रिकल से गया शुद्ध होने के लिए दो ये जो इसको बोलेंगे आर्टरी, 2 आर्टरीज में जाता है अशुद्ध रक्त। तो ये अशुद्ध रक्त 2 आर्टरी से जाता है, और दोनों आपके लंग्स है, दोनों लंग्स को चला जाता है। फिर जब वहां शुद्ध हो गया तो वहां से चार वेन से
4 पल्मोनरी वेन्स उनको बोलते हैं, वहां से आकर के वो लेफ्ट ऊपर पहले आएगा ना, जब शुद्ध होके आएगा तो लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट में ऊपर आएगा एट्रियम में, और फिर उसके बाद नीचे उतरेगा और वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद फिर वो चला जाएगा, और इसमें 0.8 सेकंड में ही परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। तो जाता है 2 पल्मोनरी आर्टरी से और लौटता है 4 पल्मोनरी, क्या बोलेंगे, वेन्स। जो हृदय में आ रही है वो वेन्स है, जो हृदय से जा रही है वो आर्टरी। बस यही इसको समझ लीजिए, यही नॉमेनक्लेचर है, इसी को होता है। तो अब तीनों का, इनका 3 वो है, 3 परत है इसकी। तो एक पेरिकार्डियम है, एक मायोकार्डियम है, और एक है एंडोकार्डियम। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मायोकार्डियम है, ठीक है। ये मायोकार्डियम बीच वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एंडोकार्डियम है, ये मायोकार्डियम है, और ये बाहर वाला फाइब्रस और सेल्स वाला मेम्ब्रेन का बना हुआ है, ये पेरिकार्डियम है। इसी को, पेरिकार्डियम को हम लोग चाइनीज में एक ऑर्गन की बात मानते हैं, ठीक। ये कंट्रोल करता है और सुरक्षा करता है हार्ट की। तो मायोकार्डियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत से बीमारियों का जो होता है। अब हम लोग चैम्बर्स की बात करें। अब चैम्बर्स उन्होंने कहा कि है तो इस तरह का पूरा अवयव, मतलब खोखला ऑर्गन है। तो खोखला में क्या हुआ, इसमें ऊपर से लॉन्गिट्यूड में ऊपर से नीचे जो हमारी लंबाई में, तो ऊपर से लेकर लंबाई में इन्होंने क्या किया, दाएं और बाएं भागों में बांट दिया। इन दोनों में अब जब एक दीवार हो गई तो इस दीवार को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। तो इस सेप्टम बोलते हैं, इस सेप्टम से दोनों अलग हो गए और इनमें कोई संबंध हट गया, ठीक। अब स्वतंत्र बन गए। तो अब ये दायां वाला जो है वो अशुद्ध हो गया, बायां वाला शुद्ध रक्त वाला से संबंधित हो गया। भाई शुद्ध रक्त ऊपर से नीचे इसी में रहेगा और दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त आएगा। फिर क्या किया, फिर उसको काट दिया लेफ्ट उसमें, ट्रांसवर्स माने हॉरिजॉन्टली काट दिया। अब 4 बन गए, 1 2 एक ऊपर 2 हो गए, नीचे 2 हो गए। तो ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले एट्रियम कहलाए, नीचे वाले वेंट्रिकल्स कहलाए। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो राइट वाला पहले राइट एट्रियम में आएगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो लंग्स में, लंग्स से लौटेगा तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में चला जाएगा। दिस इज द सिस्टम। अब ये ध्यान देने की बात है कि जो ऊपर वाला जो है, जो एट्रियम है, उसमें उसकी दीवार की बहुत अधिक, जैसे हम लोग घर में कहते हैं कि अगर कोई बगल में घर नहीं है, अपने घर में बनाना है, तो कहते हैं कि 4 इंच की दीवार बना दो, 6 इंच बना दो, मतलब यानी पतली दीवार। और जब कहते हैं कोई बगल में घर हो या उसको मोटी बनाना, तो कहते नहीं, इसको 12 इंच बना दो। तो वो वैसे ही है। ऐसे ही हार्ट का जो ऊपर का चैम्बर है, उस चैम्बर में अधिक काम नहीं करना, चैम्बर में आया और रक्त नीचे चला गया। तो यानी जो एट्रियम है उसको बहुत अधिक दीवारों को बहुत अधिक मजबूत नहीं होना है, उतना मजबूत नहीं हो रहा है मोटाई के हिसाब से। नीचे वाले को ऊपर की अपेक्षा अधिक होना है। क्यों? इसको पंप करना है और इसको अधिक फंक्शन करना है। उसी तरह लेफ्ट में ऊपर आया तो लेफ्ट वाला राइट की अपेक्षा, राइट एट्रियम की अपेक्षा लेफ्ट वेंट्रिकल अधिक फंक्शन करता है। शुद्ध में 4 वहां पर आ रही है ये। और इसके बाद नीचे जब जाता है तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर को जाना है, ये सबसे अधिक मोटी होगी और सबसे अधिक फंक्शन करना है। क्योंकि अभी राइट वेंट्रिकल ने केवल 2 जगह भेजा था, एक ही जगह भेजा था वर्चुअली, 2 लंग्स में भेजा था, लंग्स लेफ्ट राइट में। तो यहाँ अधिक फंक्शन, बहुत दूरी, बगल में दूरी थी, बहुत दूरी थी नहीं। लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है रक्त, वो कहाँ जा रहा है? वो गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहा है, और उसको ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है। तो 2 चीजें, इसलिए उसको सबसे अधिक काम करना है, सबसे अधिक मेहनत करनी है, सबसे अधिक मोटा होना है, थिक हुआ, और सबसे अधिक बीमारी भी उसी में होती है। इसीलिए बाईं तरफ के
हाँ वही वाला है, उसे कह दिया, ठीक है। अब बाईं तरफ का जो, अब दोनों के बीच में जब कह रहे हैं कि हमने कहा कि राइट में हमारा हुआ, तो बाएं तरफ भी ऊपर वाला वेंट्रिकल और एट्रियम वेंट्रिकल हुआ, तो कोई एक छिद्र होगा, तभी छेद होगा तभी जाएगा। तो ये जो है एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे को, लेफ्ट वाले के दरवाजे को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड। उसमें क्या होता है, ये जो उस छेद में एक कपाट बने होते, कपाट बने हैं जैसे दरवाजे बनते हैं। तो अगर दो वाले हैं, लेफ्ट में दो दरवाजे हैं, दो कपाट हैं, मतलब पल्ले, दो पल्ले हैं, इसलिए उनको बाइकस्पिड बोलते हैं। और इसको, ये इसकी जो पादरी लगाते हैं वो, उसमें एक धर्म में, ईसाई धर्म में जो पादरी लगाते हैं, तो वो उसी तरह का होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए उसको पादरी की टोपी वही कहलाती है, मेटल वॉल भी उसी मेटल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और राइट वाला, उसमें तीन तरह के होते हैं, तीन मतलब एक दो होते हैं, तीन पल्ले होते हैं, तो तीन पल्ले होने की वजह से उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और उसका सिस्टम है अपना, वो खींचने के लिए दो चार मसल्स होंगी, तभी तो उसको खींचेंगी, क्योंकि बंद कर देंगी और फिर खींचेंगी तो वो खुल जाएंगे फोर्स से, लेकिन जब बंद करना हो तो बंद कर देंगे। तो उसी वही फंक्शन इसमें बताया हुआ है। दाया एट्रियम, इसमें वही आया कि आया पहले, और ये हम लोग बता चुके एक बार कि इसमें राइट में आया और ऊपर से फिर नीचे चला गया, और नीचे चला गया, जैसे चला गया तो जब इसने पंप किया, ऐसे किया, तो प्रेशर बना, उस प्रेशर से नीचे चला गया, उस प्रेशर से जो हमारा इसको ट्राइकस्पिड वाल्व है वो खुल गया और नीचे चला गया। जब वो भर गया तो वो यहाँ पर, अब जब भर गया तो वो फिर वो थोड़ी देर जब आराम किया उसने, उसके बाद फिर पंप किया, तो ये बंद हो गया, और इस पंप की वजह से चला गया ब्लड, कहाँ चला गया, उसमें लेफ्ट और राइट, उसमें लंग्स में, ये हो गया। फिर इसके बाद अब ये प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये जब वहां से आया तो इस लेफ्ट में आया, फिर उसमें जब इसने पंप किया तो फिर नीचे चला गया, और नीचे जब चला गया तो वहां पर जब दोबारा इसकी पंपिंग हुई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पंपिंग माने कॉन्ट्रैक्शन माने, इसको सिस्टोल बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। मतलब सिस्टोलिक माने कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन माने सिस्टोल, डायस्टोल। तो सिस्टोलिक माने इसीलिए हायर वाला सिस्टोलिक होता है, और डायस्टोल माने हल्का, क्योंकि आराम करना, आराम का समय है। इसको समझिए कि काम और आराम दोनों का। तो इसलिए जब दोबारा इसने किया तो ये पंप चला गया आयोटा से ऊपर चला गया 3 जगह पर, ये उसका फंक्शन है। दाया वेंट्रिकल वही आ गया, वेंट्रिकल में निकला, वहां से 2 जगह, उनमें बता 2 जगह जाने के लिए चली गई, और 2 लंग्स में 2 अलग अलग, लेफ्ट और राइट में चले गए। तो जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अशुद्ध रक्त होकर के विशुद्ध में चला जाता है, बस यही अशुद्ध, वहां शुद्ध होने के लिए, तो उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, बस इसी यही अंतर है इसमें। पल्मोनरी आर्टरी माने जो हृदय से जा रही है वो आर्टरी, जो हृदय में आ रही है वो वेन्स, हृदय से जा रही है आर्टरी, हृदय में आ रही वेन्स, बस वही लेफ्ट एट्रियम का है। लेफ्ट उसी तरह आया, वहां से 4 उसमें से वहां से 4 नलिकाओं से आई, और ये क्या हुआ, वही हम कह रहे हैं, वहां भी जो हार्ट में आई वो वेन्स कहलाई। तो पल्मोनरी 4 पल्मोनरी वेन से आई और लेफ्ट एट्रियम में आई, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ वैसे ही वो नीचे चली गई, और जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो ऊपर चली गई और सब सप्लाई किया। ये उसका कंसेप्ट है, वही लेफ्ट वेंट्रिकल में यही आज वही कंसेप्ट है। तो हम लोगों ने देखा ना, 4 चैम्बर हैं और 4 हमारे वॉल्व हैं, 2 हमारे ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और हमारे पास 2, एक पल्मोनरी वाला वो भी तो वाल्व है, और एक दूसरा हमारा आयोटा, आयोटिक। 4 हमारे पास पंप हो गए, और 4 हमारे पास चैम्बर हो गए।
उसी वाल्व की बात कर रहे हैं, ये पूरा उसी का पूरा डिस्क्रिप्शन, बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन है ये, आप इसको पढ़िएगा तो उसमें खुश हो जाइएगा। तो क्योंकि इतना आपको बीएचपी में नहीं मिलेगा, इसमें पूरा कपाटों में पल्ले को कस्प बोलते हैं, तो ट्राई कैस्पिड नहीं, बाई कैस्पिड को कस्प बोलते हैं, CUSPS। तो वही पल्ले जो है, पल्ले जैसे हम जोड़ते हैं ना दरवाजे में लगाते हैं, वो पल्ले वही पल्ले हैं, तो उसको कस्प। तो ट्राई माने 3 कस्प और बाई माने 2 कस्प, बस वही उसको उसके करने, ताकि एक दूसरे से अटैच हो जाए और बंद हो जाए, तो आपका ब्लड जो है नहीं निकल पाए। लेकिन कोई बीमारी हो जाती है तो यही प्रॉब्लम। अब ये वही उसी का पूरा कंसेप्ट पूरा दिया हुआ है। अब देखिए ये एक और पॉइंट दिया हुआ है कि धमनियों में, देखिए जो आर्टरीज में है, इन सब में धमनियों में के प्रत्येक कपाट में अर्धचंद्राकार 3 कपाटिकाएं लगी रहती है, तो इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। तो ये इसका भी वही होता है इन धमनियों में, आर्टरीज में वो इसलिए होता है कि जो जब कभी ये जाए तो उसमें बीच बीच में ऐसा था कि कोई ऊपर, जैसे में ऊपर जा रही है धमनियों में, तो अब ऊपर अगर आप ऊपर जा रही है, अगर यहाँ जा करके और रुक गई और चली आई वापस तो बेकार हो गया। तो उसको हर जगह अर्धचंद्राकार 3 वो लगी रहती है, तो दैट कि रक्त ऊपर चला जाए तो दोबारा न पाए। तो ये धमनी में होता है। ऐसा वेन्स में भी होता है कि जब वेन्स में नीचे से आ रहा है ब्लड, तो अगर पैरों में आपका फोर्स से आया और वो वापस चला गया, या उनके जो आसपास के जो टिश्यूज हैं उसमें ब्लड अधिक भर गया, तो वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो कमजोर कर देगा इसको, पल्लों कमजोर कर देगा, जिसकी वजह से हमको वेरिकोज वेन्स जैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो है ये धमनी में भी और वेन्स में, दोनों में ये होता है कि वो ऐसा सिस्टम है कि ब्लड अगर ऊपर जा रहा है तो रुक जाए, नीचे में तो कोई बात नहीं, नीचे तो जा ही रहा है, लेकिन ऊपर जाने में ही प्रॉब्लम आती है। तो ऊपर धमनी में भी ऊपर प्रॉब्लम आएगी और वही वेन्स में प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि मसल्स का मूवमेंट होना चाहिए, चाहे जहाँ की मसल्स होंगी। जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो इनसे मसल्स भी आपकी ठीक होती हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट को सहायता मिलती है और आपको पैरों में वेरिकोज वेन्स नहीं होते ये सब। और हम लोग जान ही रहे हैं कि वहाँ वेरिकोज वेन्स में हम लोग चाइनीज में उसका हम लोग स्प्लीन पे डिफिशिएंसी का करते हैं। यहाँ हम लोग पास अब तो डॉक्टर वॉल भी आ गए हैं, तो हम लोग सर्कुलेशन भी मेरिडियन को मानते हैं। तो फंक्शन ऑफ हार्ट, ये थोड़ा सा पढ़ाना जरूरी इसलिए कि आगे चल के जो चैप्टर जब शुरू होगा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो क्योंकि उसमें केवल वो है प्रोटोकॉल्स है। ये देखिए शरीर के सभी जो सुपीरियर वेना कावा को ऊर्ध्व महाशिरा कह रहे हैं, और वो इंफीरियर वेना कावा नीचे निम्न, दो ये जाता वही पूरा कंसेप्ट है, उसी को बताया हुआ है। जैसे जैसे आया उसी को फिर वही चीज रिपीट कर दिया इन्होंने। रिपीटिशन इसलिए है ताकि आप पूरी तरह समझ जाए, ये रिपीटिशन बार बार दिया गया, खूब रिपीट किया गया है ताकि हर चीज समझ में आए। अब स्पंदन, यहाँ पर आइए, हार्ट बीट 72 बार स्पंदन नॉर्मली करता है, यही धड़कन है। प्रत्येक स्पंदन में क्या होता है, अलिंदों का, यही क्या कहना, एट्रियम का संकुचन और फिर निलयों का सब, पहले एट्रियम संकुचित होते हैं और फिर निलय होते हैं, पुनः दोनों का एक साथ एक्सपेंशन होता है। तो यानी आराम की स्थिति एक साथ होती है। ये वाला आप जो हृदय स्पंदन जरूर पढ़िएगा बीएचबी के 8 वाले से, क्योंकि एक साथ क्या होगा, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक साथ एक्सपेंशन होगा। तो इन बीच में जैसे 0.1 सेकेंड में आपका शुरू में पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम का, इसके बाद वो 0.7 तक बिल्कुल आराम है। इस बीच में 0.3 सेकेंड का केवल आपका वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और
शेष समय जो उसका होगा वो आपका आराम का समय है, और 0.8 पूरा सेकंड है। तो यानी हमेशा उसका 4 उसमें वो कैटेगरी बताई गई है कि ये देखिए पेज नंबर 61 में आपके कार्डियक साइकिल में पढ़िएगा, उसमें बीएचबी में कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम सिस्टोल 0.1 सेकंड, एक समय में सिस्टोल करते हैं 0.1 सेकंड के लिए, वो उसमें बढ़िया लिखा है। और राइट और लेफ्ट एट्रियम का सेम टाइम डायस्टोल है 0.7 सेकंड्स है, क्योंकि 0.8 टोटल है, तो 0.1 और 0.7 ये सेम टाइम डायस्टोल है राइट और लेफ्ट एट्रियम का। उसी तरह राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का सेम टाइम सिस्टोल 0.3 सेकंड का है। नेचुरली क्यों, इसको अधिक समय चाहिए। ऊपर वाले ने किया जैसे यूं किया तुरंत चला गया, इसको तो अगेंस्ट भेजना तो इसको 0.3 सेकंड का समय लगा। और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का सेम टाइम डायस्टोल 0.5 सेकंड है, तो पूरा 0.8 को बांट दिया, तो उसका 0.1, 0.7, वेंट्रिकल्स का 0.3 और 0.5। तब एक साथ 0.4 सेकंड के लिए आप चार्ट बना के देखिएगा, 0.4 सेकंड एक साथ आराम की दिशा में रहते हैं, बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं होता है। ये उसमें दोनों एक साथ, हृदय के चारों एट्रियम वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करेंगे, पहले एट्रियम करेंगे फिर वेंट्रिकल करेंगे, और हृदय के चारों एट्रियम वेंट्रिकल एक साथ 0.4 सेकंड डायस्टोल में रहते हैं, यानी आराम करते हैं। ये कंसेप्ट वहीं से है, बढ़िया उसको पढ़िएगा, वो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, उसमें इसमें उतना क्लैरिटी नहीं, मतलब ये थोड़ा सा ठीक। अब ये थोड़ा सा बढ़ती घटती बढ़ती रहती है, बच्चों में तेज होती है, महिलाओं में कुछ कम होती है, पुरुषों की अपेक्षा कुछ, ये सब चीजें हैं ना। लेकिन क्यों, व्यायाम में कोई आपका इमोशनल स्ट्रेस है, इन सब में ये बढ़ जाती है। ये उसका चार्ट दिया हुआ है, सिस्टोल का और डायस्टोल का, ये हुआ यही उसी का ये बताया हुआ है इन्होंने कि ऐसे सिस्टोल डायस्टोल करता है। इसी को तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बताया था उसमें, जो कौन सा था ईसीजी वाले इसमें। अब ये इसको, अब ये देखिए ये वाला थोड़ा है, साइनो एट्रियल नोड, ऐसे नोड कहलाता है। तो ये जो है अपने आप यहाँ क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड जो है इससे नियंत्रित करता है, ये अपने आप एक फायरिंग यानी इंपल्स जनरेट करता है। तो ये फायरिंग जो है ये इलेक्ट्रिकल समझ लीजिए है, इसको करता है। तो फिर ये ऐसे नोड से ये वर्चुअली इसको आना है एवी नोड में, लेकिन ये थ्रू बंडल ऑफ हिज आता है, ये सब करके फिर परकेंजे फाइबर्स, फिर छोटी छोटी उसमें अलग से लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल्स में सप्लाई हो जाते हैं। तो यानी ये इंपल्स है, जनरेट कर रही है, कौन से करंट जनरेट करती है, तो हार्ट का अपना एक अलग से भी है, और कंट्रोलिंग हम लोग समझ रहे हैं मेडुला से, तो वहां से भी, तो यानी इसका अपना ही है ऐसे नोड। और ऐसे नोड हम लोग का जब भी प्रश्न आएगा तो ऐसे नोड और एवी नोड दोनों कहाँ होंगे, दोनों राइट एट्रियम में ही होंगे, ऊपर नीचे होंगे, ऊपर होगा ऐसे नोड, नीचे होगा एवी नोड, लेकिन दोनों राइट में होंगे, ये समझ लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि वो बस वो है, चूंकि इलेक्ट्रिक करंट है तो उसके लिए वो ये दीवार मायने नहीं रखती है, वो इंपल्स वहां भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक। उसी की वजह से ये आपका कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। हृदय ध्वनि, अब ये क्या है, लब डब इन्होंने बताया था, इसी को तिवारी जी बता चुके हैं पहले हमारे यहाँ, अब देख लीजिएगा पुराना भी सुनिएगा इनका। पहली ध्वनि ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होते, जब पहला जो है हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड हम लोग कह रहे थे लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में था ना, राइट एट्रियम लेफ्ट, वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो था वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड था, बाइकस्पिड था लेफ्ट में और ट्राइकस्पिड था राइट में। तो ये जो दोनों जब बंद होंगे एक्सपेंशन के उसमें, तो ये जब एक्सपेंशन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो बंद, वो निकल गया, उसके बाद फिर तुरंत बंद हो गया, क्योंकि ब्लड को अब नहीं जाना है। तो जब यू उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो जैसे ये बंद हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व,
और बाइकस्पिड वॉल्व, तो पहली ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। पहले तो निकले जी जी सर। जी, तो पहली ध्वनि कब आएगी? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगी, ये नोट करते। दूसरी क्या होगी? दूसरी आएगी जब दो और है हमारे पास ना, पल्मोनरी और आयोटा, जब ये बंद होंगे तब हमको दूसरी आएगी। तो दोनों जो है अलग अलग सुनाई पड़ती हैं। यही हमारी हार्ट बीट है, इसी को हार्ट साउंड जिसको बोलते हैं, यही हार्ट साउंड दिखाई पड़ती है। तो ये प्रथम ध्वनि कब उत्पन्न होगी? जब हृदय संकुचन होता है। प्रथम ध्वनि उत्पन्न होगी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये पहली ध्वनि उत्पन्न होगी। इसलिए इसको सिस्टोलिक साउंड कहते हैं। और दूसरा जब आपका बिल्कुल मतलब शिथिल हो गया, जब आपका आराम की हो गई, तो इसको डायस्टोल साउंड कहते हैं। तो प्रथम शब्द कुछ लंबा धीमा ये उसका है, तो लब के नाम से होता है। बाद में दूसरा वाला डब डुब, लब डुब, ठीक। ये आप कभी करके देखिएगा स्टेथोस्कोप में, तो उसमें समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। ब्लड वेसल्स, धमनी कैसे कर रही है? ये धमनी हम लोग पढ़ा, तो वही बात हो गई, फिर वही रिपीट किया कि पल्मोनरी आर्टरी है। कौन से आर्टरी? माने जो हृदय से बाहर ले जा रही है शरीर को, वो आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी माने जो, पल्मोनरी माने लंग्स, जो लंग्स की ओर ले जा रही है वो आर्टरी है। तो यानी इसमें अशुद्ध भी होगा, अभी तो वहां जा रही है अशुद्ध शुद्ध होने के लिए, तो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को ले जा रही है। जब वहां से लौटेगी तो वेन्स कहलाएगी। अब सबके देखिए इन पर सब पूरा लिखा हुआ है। हृदय से महाधमनी आयोटा निकलती है। महाधमनी शुद्ध रक्त की सबसे चौड़ी नलिका है। अब ये कितना है? इसकी मोटाई लगभग 1 इंच होती है, सबसे चौड़ी यही है और सबसे मजबूत यही है। इसी से अनेक शाखाएं फूटेगी, फिर आर्टरीज में जाएगी। आर्टरीज के बाद आर्ट्रियोल्स, देखिए पढ़िए, आयोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियोल्स के बाद फिर आपका आ जाएगा कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद फिर आएगा वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के बाद वेन्स, वेन्स के बाद फिर वेना कावा, इस तरह होता है। तो जहां इनमें सब अलग है, जैसे इन्होंने कहा महाधमनी, जैसे उदर में जाने वाली धमनी को एब्डोमिनल आयोटा बोलेंगे। जो चेस्ट में जा रही है वो थोरेसिक आयोटा है। आयोटा के 3 भाग हो गए ना, ऊपर नीचे जा रही है, तो हमने जो कहा जो नीचे जा रही है, तो जो चेस्ट में जा रही है वो थोरेसिक आयोटा, जो एब्डोमेन में जा रही है वो एब्डोमिनल आयोटा, आयोटा के भाग, और जो बाएं दाएं जा रही है रेडियल एल्नर में, तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी हो जाए। और इसके बाद जो कंधों की ओर जा रही है वो सब, ये वाला गले के पास और कंधों जाने वाली, इसको बोले सब क्लेवियन आर्टरी। और जो जंघाओं में जा रही हो, जांघों में, वो फेमोरल आर्टरी। और जो किडनी में जा रही है वो रीनल आर्टरी। सबका नाम जहां जहां जा रही है उसके स्थान पर, ये सरल हुआ ना कि भाई रीनल आर्टरी सब कह दीजिए कि रीनल जा रही है। ये उसका आपका डिस्क्रिप्शन है बढ़िया से इसको। जी तो बोलिएगा, ठीक। नेक्स्ट, ये सब उसका डिस्क्रिप्शन है, बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है। उसी तरह शिरा में देखिए, अशुद्ध रक्त का जो संवहन कर रही है वो शिरा है। अब शिरा माने क्या? वो जो भी है बाहर से और हार्ट की ओर ला रही वो शिरा है। तो अगर पल्मोनरी से ला रही होगी वेन्स, तो वो शुद्ध रक्त वाली हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा बस। पल्मोनरी वेन्स माने जो शुद्ध रक्त ला रही होगी, बस। ये पूछा जाता है नॉर्मली। शिराओं का उद्गम वहीं होता है जहां पर कुछ का। अब जहां पर कैपिलरीज खत्म हो गई वहीं से शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म अब दूसरा एक ना वही चीज है, नली वही है, उसी नली को आगे जो है वहीं पर शिराओं का हो गया। वहां पर शिरा बन गई, वेन्यूल्स बन गए। फिर वहां पर जाकर के, और मेन कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जाकर के फिर ले जाएगी, तो वेन्यूल्स होंगे। फिर वेन्यूल्स क्या होंगे? वो आगे जाकर के फिर वेन्यूल्स वेन्स में कन्वर्ट होंगे। फिर वेन्स थोड़ा और मोटी हो जाएगी, वेन्स आकर के फिर और मोटी हो जाएगी, वो वेना कावा हो जाएगी।
तो नीचे वाली को वेना कावा इंफीरियर बोल दिया। इंफीरियर माने हमेशा दो शब्द यूज होते, इंफीरियर माने नीचा, सुपीरियर माने ऊपर, एंटीरियर माने सामने का, और इसको वेंट्रल भी बोलते हैं। एंटीरियर को वेंट्रल बोलते हैं, पोस्टीरियर और डॉर्सल दो पीछे के नाम है, पोस्टीरियर और डॉर्सल, और आगे के एंटीरियर या वेंट्रल, वैसे ही वहां पर। तो बाद में वेना कावा हो गई। तो वेना कावा, दोनों वेना कावा जाकर जाती हैं और राइट एट्रियम में जाएंगी। तो वेना कावा की बात कोई आएगी तो राइट एट्रियम के पास जाएंगी, और जहां पर ऊपर सुपीरियर वेना कावा मिलती है वहीं पर पास में आपके ऐसे नोड होता है कैपिलरीज। अब इसका कैपिलरीज क्या है, बहुत माइक्रोस्कोपिक चैनल्स है। तो अब ये इन्हीं में से सेल्स में जाता है। ये बाल से अधिक बारीक होंगी, इनका व्यास लगभग लाल रक्त कण के व्यास के बराबर होता है। देखिए, इनका व्यास लगभग लाल रक्त कण के व्यास के बराबर होता है, यानी एक ही, अब इससे क्या डिराइव हुआ, एक साथ आपको बहुत सकरी गली हो और आपकी जो मोटाई हो उतना ही वो भी गली हो, तो आप उतने तो निकल पाएंगे, एक एक करके, वैसे एक एक करके निकलते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे निकलती है। भित्त की रचना से कि श्वेत रक्तकण, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लाज्मा आदि इसमें से बाहर निकल जाते हैं। इनकी भित्तियों में से ऊतकों के लिए पोषक तत्व, अब वो देखिए ऐसी रचना है कि जो श्वेत रक्तकण है वो इसमें से बाहर निकल जाएंगे, तो केवल आरबीसी, यही आईबीसी पैदा है, आईबीसी हो जाती है बस। इनकी भित्तियों में से ऊतकों के लिए पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ये सब ट्रांसफर हो जाते हैं वहां से। ये उन्होंने उसका एक सिस्टम पूरा दिया, बहुत बढ़िया बन। किताब तो अच्छी लिखी है, थोड़ा सा बहुत क्लिष्ट शब्द हिंदी वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा लगता है। केशिकाओं का काम रक्त कोशिका के समीप लाना, उनके भरण पोषण के लिए पोषण देना, उसमें से जो उत्सर्ज है उनको पदार्थ को ग्रहण करना है। केशिकाओं में भ्रमण करते समय रक्त के पोषक तत्व ऑक्सीजन वितरित होते हैं और अंगों में दूषित पदार्थ समा जाते हैं, और ये शिरिकाएं, वही आगे वेन्यूल्स, वो और कैपिलरीज, कैपिलरी के बाद फिर वो वेन्स, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, इस तरह में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ये केशिकाएं अत्यंत कोमल होती हैं, शरीर के एक एक कोशिका तक रक्त का संवहन करते करते भित्तियां प्रायः क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। हर जगह जाना है तो कहीं कहीं वो डैमेज हो जाती है, तो प्रकृति ने इनको क्या किया है, इमीडिएट रिपेयर का प्रबंध कर दिया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर रक्त में स्थित जो हमारे कौन से हैं, रक्त में स्थित एक कौन हमारा जो बहुत रक्त को रोकता है, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट छोटे छोटे होते हैं, तो होते हैं वो सब बच्चों की तरह होते हैं, वो टूटे फूटे कटे स्थान पर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये उसका फंक्शन है। तांत्रिक नियंत्रण, संकुचन शिलन वही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का गुण हृदय पेशियों की विशेषता है, यही है, एक साथ ही पूरा सब जगह होता है। तो ये जैसे 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 करंट आता है तो ये एक साथ ही पूरे उसमें करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में हृदय पेशियों क्रियाएं होती हैं, और पेशियों में दो तंत्रिकाओं को क्या है, सिंपैथिक नर्व और वेगस नर्व, दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो इनको सहायता करते हैं। तो एक सिंपैथिक नर्व क्या हुई, सिंपैथिक नर्व का मतलब वैसे काम क्या है, नॉर्मली सिंपैथिक शब्द से देखिएगा, सिंपैथिक, सिंपैथेटिक, जब आपको आवश्यकता हो सिंपैथी की, जब आपको आकस्मिकताओं की आवश्यकता हो, जब कोई घटनाएं घट रही हो, आकस्मिक घटनाएं, उनके लिए सिंपैथी चाहिए, तो वो उसमें आपको ये हृदय को सहयोग देती है। और वेगस नर्व एकमात्र नर्व है, वेगस नर्व का नंबर क्या है मिस्टर 4? 10 नंबर, 10 नंबर सर। 10 नंबर ही है वो, या ऐसे याद करिए 10 नंबर ही है। सबसे बदमाश, सबसे दूर, सबसे महत्वपूर्ण, भाई 10 नंबरी में रजिस्टर होता है ना थाने में, उनका 10 नंबरी रजिस्टर ले आओ। अब उसमें रजिस्टर में देखा सबसे ऊपर गजोदर सिंह,
अब लीजिए, अब गजोदर सिंह में गजोदर सिंह को तलब करिए, कल गजोदर सिंह आवे यहाँ पर, अब वही झगड़ा हो जाता, फिल्म बन जाती है इसी में। पहले दिन झगड़ा हो जाए, जैसे गजोदर सिंह आएंगे कुर्सी में बैठने देंगे नहीं उनको, लड़ाई हो जाएगी। तो यही वैसे ही वेगस नर्व बहुत महत्वपूर्ण नर्व है, इसको याद रखिए, 10 नंबरी सबसे महत्वपूर्ण नर्व है। केवल एकमात्र नर्व ऐसी है, पहुंच गया, इसका कुछ नाम भी होगा शायद, कि वेगस नर्व को कॉमन भाषा में क्या कहेंगे, कॉमन नाउन में, वेगस तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन क्या है, क्रेनियल, कॉमन नाउन तो क्रेनियल नर्व है ना, क्रेनियल नर्व है ये, 10वीं क्रेनियल नर्व है ये, 10वीं क्रेनियल नर्व। हाँ, और प्रॉपर नाउन हमारा वो हो गया वेगस नर्व। वेगस नर्व। तो ये निकलती है जब, तो ये केवल एकमात्र नर्व ऐसी है जो केवल शरीर के बाहर जाती है और सब चेहरे तक सीमित है। 11 नर्व, 11 जो है पेयर क्रेनियल नर्व, वो हमारे चेहरे की सुरक्षा करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है समझिए, प्रकृति ने कितना वो किया हुआ, आंख कान नाक इन सबको सुरक्षा के लिए 11 दिया, और एक के लिए कहा भैया तुम सब जगह घूमो, वो जो हार्ट वार्ट सब जगह, पूरा पैरों एब्डोमेन वगैरह सब जगह जा रहा है। तो वेगस नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, वो नर्व। और सिंपैथिक नर्व, पैरासिम्पैथिक में जब आराम कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, तो इसलिए वो है। तो इसका बहुत अधिक अनुकंपित तंत्र का, अनुकंपित तंत्र सिस्टम, सिंपैथिक नर्व सिस्टम की शाखा है। यह तंत्र सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क में स्वतंत्र है, परंतु इसके सूत्र सुषुम्ना से, सुषुम्ना माने स्पाइनल कॉर्ड से निकली तंत्रिकाओं से प्रवेश हो जाते हैं। तो वहां से निकले और स्पाइनल कॉर्ड में आ गए और फिर हृदय पहुंच गए। तो अनुकंपित तंत्रिका की प्रेरणा से हृदय के प्रकुंचन और शिथिलन का क्रम तीव्र हो जाता है। अगर आपको कहीं दौड़ना हो, भागना हो, कोई और काम करना हो, तो वो क्या, यही सिंपैथिक नर्व उसमें आपको आवश्यकता से आपको तेज कर देती है। नहीं तो नॉर्मल अपना जो आपका हमारा सिस्टम चल रहा था हार्ट का, वही चल रहा है, ऐसे नोट अपना काम कर रहा है उसी नहीं। लेकिन जब ये कभी जरूरत पड़ती है तो ये जो हमको तेज करता है, सिस्टम को तेज करता है, आगे दौड़ाता है आपको सारी चीजों को। दौड़ते समय, प्रबल व्यायाम के समय, क्रोध और भय, इन सब ये जरूरत होती है। वेगस नर्व तंत्रिका 10वीं है क्रेनियल नर्व। वेगस ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी और वेन्स के साथ निकलकर ग्रीवा से होती वक्ष में पहुंचती है। अब कहा वेगस क्या करती है, ग्रीवा धमनी जो कैरोटिड आर्टरी और वेन्स के साथ मिलकर ग्रीवा में होती हुई, गर्दन में होती हुई वक्ष में पहुंचती है और हृदय के समीप पहुंचकर इसमें से अनेक सूत्र निकलकर प्लेक्सस बनाकर हृदय को चारों ओर घेर लेते हैं। प्लेक्सस बनाती है चारों ओर, और वेगस के सूत्र हृदय की गति को रोकने और कम करने में उसी प्रकार से होते हैं जैसे घोड़े की चाल की गति पर लगाम। जैसे ही आपको आवश्यकता नहीं हुई, आपको योगा के दौड़ना नहीं है, तो वैसे ही वेगस नर्व और जो ये सिंपैथिक नर्व है, इसका काम फंक्शन जो है अपना धीमा कर देता है कि भाई अब इसमें आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल हो जाता है। वेगस तंत्रिका के सूत्रों के नियंत्रण से हृदय बहुत तेज नहीं हो सकती। अब अगर इसने मान लीजिए आपको इतना तेज न कर दे कि उसमें आपको हार्ट बीट बहुत बढ़ गई, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन ही इतना तेज नहीं हो सकता, इसलिए वो कंट्रोल करता रहता है कि इतनी सीमा तक ले जाओ, इतनी सीमा, क्योंकि आप एक सीमा तक दौड़ पाते हैं, इसीलिए आपकी एक निश्चित गति होती है, उस गति से आगे भाग नहीं सकते। वो यही है, नियंत्रण करती है ना कि इतना रक्त नहीं निकाल सकते आप, इतना रक्त का प्रवाह नहीं हो सकता। यही कारण है कि ऐसी परिस्थिति में जब इनका तंत्रिका के सूत्रों का हृदय संबंध काट दिया जाता है अथवा किसी रसायनों से निष्क्रिय कर दे, तो हृदय की पेशिका गति अत्यंत तीव्र होती है। वही मतलब वो है कि अगर आप उसको काट दे तो क्या होगा कि वो तेज हो जाएगी और जल्दी करे लेंगे और शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो कोलैप्स हो जाएगा। ये कारण है, वो रोकती है कि कोलैप्स न होने पाए, नहीं तो आप जल्दी जल्दी काम करेंगे तो अंत में जो है शक्ति आपकी, क्योंकि एनर्जी तो जो बना रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है, वो भी काम कर रही तेजी से, लेकिन उतना काम नहीं कर सकती। ऐसी दशा में हृदय कोलैप्स कर जाएगा। तो इसलिए दोनों तंत्रिकाओं का नियंत्रण यानी
सिंपैथिक नर्व और वेगस नर्व दोनों का नियंत्रण हृदय कार्य में होता है। तो जब कभी अधिक रक्त की आवश्यकता पड़ी तो सिंपैथिक नर्व अधिक कार्य करे, और जब पूरी हो गई तो वेगस तंत्रिका कम कर देती है। तो वेगस रोक लेती है और सिंपैथिक उसको बढ़ जाती है। अब ये लिखा हुआ कि वैसो मोटर सेंटर, जो हम लोग का वैसो मोटर सेंटर कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला, यस। UB10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो UB10, तो मेडुला ऑब्लांगाटा में हमारा जो है वैसो मोटर सेंटर है। इस सेंटर में शरीर के प्रत्येक भाग से तंत्रिका सूत्रों सूचना पहुंचती है। हमारे सारी जो सेंसरी नर्व है यहीं तो पहुंचेंगी, इसी स्थान पर उत्तेजनाएं डेवलप होंगी। उत्तेजनाएं क्या होगी? फिर सूत्रों के द्वारा सुषुम्ना के मध्य भाग पहुंच गई, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के मध्य भाग पहुंच गई। वहां अनुकंपी यही वाली सिंपैथिक के साथ हृदय की पेशियां पहुंचती है, और इन्हीं सूत्रों के द्वारा हृदय को अधिक स्थान की आवश्यकता की पूर्ति की आज्ञा मिलती है कि आप इस जगह पर पैरों में अधिक दीजिए, इसमें दौड़ना है तो पैरों को अधिक दीजिए। तो केंद्र की आज्ञा से वहां पर इसको पूरा कर देते हैं। ये जो फंक्शन की बात कर रहे हैं कैसे कैसे होता है, तो वहां नेचुरली इंफॉर्मेशन मिली, सेंटर में भी, फिर ब्रेन को ऑर्डर दिया, ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि इस जगह पर भिजवाओ, तो उस जगह पर रक्त की आपूर्ति अधिक हो गई इन्हीं के दोनों के नियंत्रण से। इसी तरह ये वैसो मोटर से दो वैसो डायलेटर पहुंचते हैं। तो वैसो मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर माने संकुचित कर लेना, और वैसो डायलेट बने जो उसका वो कौन सा है, जो कैपिलरीज है उनको बढ़ाने घटाने का, कि जब अधिक आवश्यकता हुई तो उनको भी तो घटाना है। भाई ब्लड अधिक जा रहा है तो अधिक बढ़ा फैलाना है उनको, और घटाना है तो कम कर देना है। तो उसका भी इसी का नियंत्रण पूरा होता है। ये है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा रह गया मुझे शायद, अब अगली बार हम लोग इसको पढ़ेंगे, और बस छोटा सा है, और फिर हम लोग इसके बाद आपको भाग 3 पर तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे कि जो हार्ट हम लोगों ने BHP पढ़ा हुआ है और हार्ट इसमें पढ़ा हुआ, तो हार्ट में डिटेल में बताया गया है। हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग ये समझें कि कभी कोई इस तरह बीमारी हो तो उस बीमारी के माध्यम से, जो बीमारी के माध्यम से हमको ये तकनीक जानकारी होगी कि हमको करना क्या है। तो हमको चाइनीज का भी हमारे पास अनुभव है, हमारे पास BHP का अनुभव भी है, हम आयुर्वेदिक में हम प्रोटोकॉल्स आगे डेवलप कर रहे हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से हम लोग हार्ट की किसी भी बीमारी का इलाज हम लोग कर सकते हैं, ये हमको क्षमता आती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर हम लोग प्रसारित करेंगे तो हम क्या अल्टीमेटली कर रहे हैं, हम विधा को प्रमोट कर रहे हैं। और विधा के प्रमोशन का अर्थ ये है कि हम अपने लिए, पीड़ित मानवता के लिए कुछ कल्याणकारी काम कर रहे हैं, और इस रूप में ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन को सार्थक कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन हो बात